आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का सेट 347 KE जो हमारा 2025 का जो ओरिजिनल सेट है वो करेंगे। तो इसमें जो भी दिया होता है कि समय 3 घंटा पढ़ने के लिए, वो तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें तो केवल पेपर हल करना है, तो हमें पेपर हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ये दिया है कि बहुकल्पी का ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता है, बहुत लोग तो इसे याद ही कर लेते हैं डायरेक्ट 19.6, बट हमें याद नहीं, हम तुमसे सॉल्व करके बताएंगे। कह रहे हैं कि 0.2 मोलरता दिया H2SO4 विलयन की सांद्रता प्रति लीटर में होगी। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमें मोलरता दिया है 0.2 दिया है। ठीक तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो मोलरता हमें दी थी 0.2, तो सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर भार अपन अणुभार गुणे 1000 अपॉन में क्या होता है विलयन का आयतन, किसमें ml में। ml में मानो तो ml में, या तो फिर मोलरता के सूत्र एक और होता है भार अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन किसमें LT लीटर में। यदि ml में रखोगे तो 1000 से ऊपर क्या करोगे, गुणा करोगे। तो हमें ये वाले सूत्र लगाना है, मोलरता बराबर भार हमें कितना दिया था, भार हमें देखो हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर देखो पहले, ये देखो ये 0.2 मोलरता दिया है, यानी मोलरता बराबर कितना हमें 0.2 दिया है, बराबर भार हमें नहीं मालूम है, और भार तो हमें नहीं मालूम है, बट अणुभार मालूम है कितना है 80। अणुभार कितना है H2SO4 यानी हाइड्रोजन का कितना है 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4। जब इसे तुम सब कुछ ऐड करोगे तो आ जाएगा 98। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा अणुभार कितना है 98 इंटू आयतन विलयन का कितना प्रति लीटर, यानी एक ही रख सकते हैं यहाँ पर। अब जो 98 है तो क्या थे 0.2 बराबर भार अपॉन में 98। तो प्रति लीटर में भार या सांद्रता निकालनी है, तो ये जो है भाग में है ना, इधर ये गुणे में हो जाएगा, तो भार बराबर आ जाएगा 0.2 इंटू 98। ठीक भैया, अब यहाँ देखेंगे भार बराबर, अब इसके हम इसमें गुणा कर देंगे, 2 × 16 के 6, 2 × 18 × 1 19, ये एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो इसमें ये वाला आंसर सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित आयनों में से अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय कौन है, Cu++ कॉपर है। तो कैसे है देखो क्या दिया है Cu, तो नॉर्मल जो Cu का होता है तो कितना होता है, देखो आर्गन तक तो 18 हो जाएंगे, फिर हो जाएगा ये 4s2 18 तो 20 इंटू 3D वैसे कितना होगा 9, नॉर्मली 3D 9 होगा, मतलब जो 9 तो रखा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम कितना मान लेंगे 4s1 3D 10 हो जाएगा। हमें किसका निकालना है Cu++ का निकालना है, तो यहाँ तक तो आर्गन 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा Cu++ यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं 4s0 3D, ये कितना बन जाएगा 9 यानी 3D 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 भर दिए। देखो इसमें का एक जो है हमारा, एक क्या है युग्मित नहीं, एक अयुग्मित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वही तो अनुचुंबकीय आयन बनाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही तो क्या बनाते हैं अनुचुंबकीय आयन, यानी Cu++ का होगा, इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा Cu++, इसका ऑप्शन क्या होगा Cu++। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। देख लो, दिख रहा होगा, ये अब है ये हमें आप ऑप्शन इसका बताना, आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसंयोजन यौगिक नहीं, उपसंयोजक यौगिक नहीं है, मतलब नहीं है, कौन सा इसमें से उपसंयोजक यौगिक नहीं। ये क्या है, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है एथिलेमीन बनता है। क्या बनता है एथिलेमीन। एसिटिक अम्ल की जब रिएक्शन करते हो H2SO4 की उपस्थिति में, किससे हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो क्या बनता है एथिलेमीन बनता है। फिर क्या आता है एनिलीन का ब्रोमीनीकरण से प्राप्त होता है, एनिलीन के ब्रोमीनीकरण से क्या प्राप्त होता है ट्राई ब्रोमोएलिन एनिलीन।
देखो एनिलीन का ब्रोमीनीकरण से कैसे क्या ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होगा। एनिलीन है, इसकी रिएक्शन किससे होगी, Br2 से, और यहाँ पर कितनी 3 ले लेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा NH2। ये Br यहाँ पर जुड़ेगा, एक Br ये यहाँ जुड़ेगा और एक Br यहाँ जुड़ेगा, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्लस 3H Br निकल जाएंगे बाहर, तो इससे क्या बनेगा ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इस प्रकार बनेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देख लिए वैकल्पिक में क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन के जल अपघटन द्वारा क्या होता है, फ्रक्टोज। इंसुलिन का जो यदि जल अपघटन करोगे तो फ्रक्टोज बनता है। फिर अब हमारे वैकल्पिक क्वेश्चन हो गए समाप्त, तो हम अब करेंगे कौन से, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। ये कितने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये है का क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा का राउल्ट के नियम की परिभाषा बताओ। तो राउल्ट का नियम की परिभाषा क्या होती है, राउल्ट के नियम की परिभाषा क्या होती है, राउल्ट का नियम क्या कहता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। यानी क्या कहता है, ये कहता है राउल्ट का नियम कि राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का ये जो आपेक्षिक अनुमान होता है, ये मोल प्रभाज के समानुपाती है, यही राउल्ट का नियम होता है। ये क्या होता है राउल्ट का नियम। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि विलयन में Cu प्लस आयन रंगीन है जबकि Cu डबल प्लस रंगीन है, क्यों। तो देखो Cu प्लस आयन और Cu प्लस आयन और Cu डबल प्लस आयन की बात समझो क्या होती है। देखो इसका जो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो आर्गन यहाँ तक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 तो आर्गन हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 4s और 3d, तो नॉर्मली कितना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि इतने इनके पास 27 होते ही हैं, कॉपर 29 पर होता है, इनके पास कितने बचे 28 बने, यानी 4s2 यानी 18 2 22 और 22 8 इतना हो जाएगा इनका, यानी Cu डबल प्लस का ये होगा 4s2 18 2 20 ये बन जाएगा तुम्हारा किसका, ये होगा Cu डबल प्लस का, और Cu प्लस का ये होगा, Cu डबल प्लस का क्या होगा, देखो इसमें हो जाएंगे 4s2, देखो इसमें 29 होती है, दो तक देखे बचे कितने 27, तो 3d 7। तो रंगीन कौन है और रंगहीन कौन है, यहाँ पर ये देखेंगे हम कि ये वाले देखेंगे Cu प्लस में जो हमारे ऑर्बिटल बनेंगे 1 2 3 4, तो कितने हैं इसमें 3d में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा क्या बनाएगा रंगीन, ये हमारा रंगीन यौगिक बनाएगा, क्या बनाएगा रंगीन यौगिक, ये हमारा रंगीन यौगिक बनाएगा, ये क्या बनाएगा हमारा रंगीन यौगिक। और इसमें क्या है, इसका जो हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इसका हम ऑर्बिटल बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो इसमें क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या बनाएगा रंगहीन, ये रंगहीन यौगिक बनाएगा, क्या बनाएगा ये रंगहीन यौगिक। तो इसमें से कौन सा रंगीन और कौन सा रंगहीन है, तो इसमें क्या कहोगे कि Cu प्लस क्या है रंगीन यौगिक बनाएगा, जबकि Cu डबल प्लस रंगहीन यौगिक बनाएगा, इसमें ये आंसर हमें लिखना है। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक दंतु लिगेंड को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो एक दंतु लिगेंड क्या होते हैं, तो एक दंतु लिगेंड जो होते हैं हमारे, उनकी परिभाषा तुम ऐसे लिखोगे कि एक दंतु लिगेंड, इसमें ऐसे लिखोगे कि वे लिगेंड, देखो एक दंतु लिगेंड जैसे Cl है, F है, Br है, ये सब है एक दंतु लिगेंड। कैसे कहते हैं कहते हैं इनकी परिभाषा में ये कहते हैं कि वो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु समूह होता है, मतलब जिनके लिए एक दाता परमाणु समूह त्याग करने के लिए होता है, वे एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे Cl है, F है, Br है, ये एक दंतु लिगेंड है। एक दंतु लिगेंड की भी परिभाषा हो गई आपकी है। अब आगे क्या बताया कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग, तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग आप ही लोग देखना अपने से क्या होगा इसका उपयोग, तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग भी कर लेना, और रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की हम बता दे रहे हैं कैसे होगी।
देखो हेलोल्केन से कराई जाती है CH3Cl, Cl की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनती है CH3MgCl। ये जो हमारा मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम हमारा बीच में आ जाता है तो CH3MgCl बन जाता है। हेलोल्केन की जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड अपकेर्मक बनता है। इसका उपयोग तुम देख लेना क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड अपकेर्मक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया समाप्त। अब हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन दिया है एक, ये अब दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जो हमें टेम्परेचर कितना दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर, तो 27 प्लस हम इसे 273, तब ये हमारा किस में केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा कि ताप आ जाएगा हमारा 300 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर यहाँ कितना आ जाएगा 300 केल्विन। कोई दिक्कत यहाँ तक, टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन। क्या कह रहे हैं कि m/10 विलियन का प्रासरण ताप, यानी जो हमें सांद्रता दिया है 1/10 मोलर दिया है। क्या दिया, मोलर, ये हमारी सांद्रता दिया है। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रासरण दाब। तो ये क्या होता है कि पाई इजिकल टू होता है हमारा CRT। पाई इजिकल टू कितना हो जाता है CRT, हमारा प्रासरण दाब का सूत्र। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हम क्या जानते हैं कि पाई बराबर C का मान कितना दिया है 1/10 इंटू R का मान हमें कितना दिया है कि 0.0821 इंटू टेम्परेचर, ताप अभी हमने देखा कितना आया 300, तो 300 रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब इसे हमें हल कैसे करना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, 4 अंक हैं, तो दशमलव हटाओगे यहाँ पर 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4। हाँ तो कोई दिक्कत, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आगे हमारा पाई बराबर, इसकी हम गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 1 2 3, 10 की घात 3 कितनी हो जाएंगे, ऊपर माइनस की हो जाएंगे। तो पाई बराबर ये 10 की घात 3 माइनस की, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि प्रासरण दाब हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे ये दिया है कि आणविक सूत्र C4H10O के सभी समावयवीय एल्कोहल के सूत्र बताइए। C4H10O क्या दिया है कि C4, यहाँ पर देखिए ऐसे C4H10O के सभी समावयवीय एल्कोहल क्या बनेंगे। देखो कार्बन कितने हैं 4, तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि CH3 CH2 और CH3, और यहाँ पर हम एक एल्कोहल लगा सकते हैं ये। एक तो ये हो जाएगा ये कि यहाँ से पिछले नंबर से दूसरे नंबर पर एक हमारा क्या बन जाएगा कि CH3 CH2 OH एक तो हमारा ये हो जाएगा CH3OH, हाँ ये हो जाएगा हमारा एक तो, और एक हमारा क्या हो जाएगा, एक पहले नंबर पे एक दूसरे नंबर पर हो जाएगा, और एक हमारा बन जाएगा कि CH3 OH, एक ये बन जाएगा। इसके 3 समावयवीय एल्कोहल बन जाएंगे। कितने, 3 बन जाएंगे हमारे समावयवीय एल्कोहल। कैसे, कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। किसके, C4H10O के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझ लो क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन था। C4H10O के सभी समावयवीय एल्कोहल बनाने के लिए ये आपका क्वेश्चन है कि C4H10O के सभी समावयवीय एल्कोहल, तो कितने, 3 अभी हमने दिखाया कि 3 बनेंगे। फिर आगे है कि किल्मेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। यानी किल्मेंसन अपचयन की अभिक्रिया पूछ रहे हैं हमारी क्या होगी। देखिए तो किल्मेंसन अपचयन है ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगी CH3 C, ऐसे करेंगे। देखो ये हमारी होगी कीटोन के साथ, क्या होगी कि C, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर करेंगे अपक्रिया, अब दिखेगा। तो क्या दिया है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, किल्मेंसन अपचयन है ना, तो इसके क्या हो अपचयन, यानी Zn और Hg के साथ रिएक्शन होगी, Zn Hg के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये ऊपर हमारा एक CH3 यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और O क्या हो जाएगा, O यहाँ पर Zn OH Mg यहाँ पर बन जाएगा ना, और यहाँ पर बन जाएगा CH2, या कार्बन और 2 बॉन्ड से CH2 इंटू
ये वाला हमारा CH3 यहाँ पर क्या बनेगा हमारा एल्केन बनेगा। क्या बनेगा एल्केन, एल्केन बनेगा हमारा। ये क्या बनेगा एल्केन, किल्मिनसन अपचयन अब किया जाता है, क्या बनेगा हमारा एल्केन। और हमारी जो आगे की रिएक्शन है वो क्या है, ये दिख रही होगी कि किल्मिनसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक, फिर अगली का है टालिन अपकर्मक क्या है। टालिन अपकर्मक क्या है, इंसुलिन के साथ टालिन अपकर्मक का एक रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, यानी जो टालिन अपकर्मक का एक रासायनिक समीकरण दीजिए और टालिन अपकर्मक को बताइए क्या है। तो टालिन अपकर्मक क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड है हमारा CHO CH3 CHO CHOH का होल 4, ठीक, CH2OH ये है ना। अब इसकी जो हम रिएक्शन किससे करेंगे, Ag2O से। यही हमारा क्या है टालिन अपकर्मक, ये क्या है Ag2O से। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा COOH CHOH का होल 4 CH2OH। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक कोनिक अम्ल। और प्लस यहाँ पर हमारा बन जाएंगे 2 Ag, इसे कहते हैं रजत दर्पण। ये निकल जाएंगे 2 Ag, ये है हमारा रजत दर्पण। तो ये है टालिन अपकर्मक या टालिन अपकर्मक एल्डिहाइड समूह द्वारा बना हुआ है। इसकी रिएक्शन किसे हम Ag2O दे का, तो एल्डिहाइड की जब Ag2O से रिएक्शन कराते हैं तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो ये हमारी क्या होगी, उसकी रिएक्शन होगी टालिन अपकर्मक की। अगला हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला कहाँ है हमारा क्वेश्चन, ये भी हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, आपके 2 क्वेश्चन, एक वैकल्पिक ऑप्शन हो गया, एक 2 नंबर क्वेश्चन, फिर अब आएंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। तो आपको दिख नहीं रहा होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन, दिख रहा है स्पष्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर हल करेंगे। ये देखो अब दिख रहा होगा। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का एक जो विलयन है भार अनुसार 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव याद कीजिए जब यूरिया का अणुभार 60 है। ठीक, यूरिया कितनी है, भार अनुसार 6% है। क्या कह रहे हैं, देखो अब इसे हमें हल करना है। तो हम हल कैसे करेंगे, देखिए कह रहे यूरिया जो है हमारी भार अनुसार कितनी है, 6% है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूरिया का भार जो कितना है 6, यूरिया का भार हमारा कितना दिया हुआ है 6। ठीक, फिर हम ऐसे क्या देखेंगे कि जल का भार, यहाँ से देखेंगे हम जल का भार, जब यूरिया का 6 हुआ है तो 100 है, तो बटा जल का कितना बचेगा 94 ही तो बचेगा। अब कहेंगे यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार, तो यूरिया का अणुभार अभी हमने क्वेश्चन में ही में दिया था कितना 60। अब हम क्या लिखेंगे जल का अणुभार, जल का अणुभार। और जल का अणुभार हमारा कितना होता है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि H2O होता है। H2O यानी हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, यानी कितना आ जाएगा 18। तो जल का कितना आ जाएगा 18। अब हमें तो मोल प्रभाज निकालना है। पहले जब हम मोल निकालेंगे फिर हम मोल से मोल प्रभाज निकालेंगे। हम पहले क्या निकालेंगे, यूरिया के मोल, यूरिया के मोल। तो यूरिया के मोल बराबर यूरिया का भार कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे भाई यूरिया का जो हम भार दिया हुआ है हमें 6/अणुभार दिया हुआ है 60। ठीक, तो यहाँ से जब हम काटेंगे 6 × 6 यानी 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा यूरिया के मोल। अब यहाँ से हम निकालेंगे जल के मोल, अब जल के मोल बराबर जल का भार, तो जल का भार कितना दिया है 94 बटे जल का अणुभार कितना दिया 18। 18 × 5 = 90 कटेगा हमारा, 0.22 समथिंग आएगा इसका आंसर। इसके इतने मोल आ जाएंगे और इसके 0.1 मोल आ जाएंगे। ठीक भैया, हमें क्या निकालना है, हमें तो मोल प्रभाज याद करना है ना, तो मोल प्रभाज याद करना है हमें। तो हम क्या निकालेंगे कि यूरिया के मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है कि देखो विलय के मोलों की संख्या अपन विलय प्लस विलाय के मोलों की संख्या। तो देखो जब यूरिया के निकालोगे तो क्या करोगे, यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 अपॉन यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या 5.22 ये आएगा। तो 0.1 अपॉन
इसमें जब हम ऐड करेंगे 5.213.2 तो ये आ जाएंगे तुम्हारे यूरिया का मोल प्रभाज। अब हम क्या निकालेंगे, जल का मोल प्रभाज। तो हम इधर पेज पर निकाले हैं। अब निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा कि हम देखेंगे कि देखो क्या होता है, जल के मोलों की संख्या, जल की कितनी है 0.22 अपॉन जल के मोलों की संख्या 22 प्लस 0.1 यानी 5.22 अपॉन देखो 5.213.2 ये आ जाएंगे। अब इसे भाग दे लोगे तो जो भी 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा वो जल का मोल प्रभाज आएगा। तो कह रहे हैं यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज याद कीजिए तो हमारा हो गया। देख लीजिए ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया है। यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज, हमने यूरिया का भी मोल प्रभाज आपको निकाल के दिखाया और जल का भी मोल प्रभाज निकाल के दिखाया। अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ये कह रहे हैं निम्न अभिक्रिया सेल द्वारा वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो कोई ये क्या दिया है, ई नोट जेड एन डबल प्लस जेड एन कितना दिया है माइनस का 0.76, ई नोट बराबर ए जी प्लस ए जी कितना दिया है 0.80। तो हमारा सूत्र इसका क्या होता है, पहले देखो हमारा सूत्र क्या होता है, ई नोट बराबर ई नोट सेल बराबर दिख रहा होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक, ये होता है हमारा सूत्र। तो हम क्या निकालेंगे ई नोट सेल बराबर, तो ई नोट कैथोड हमें कितना दिया हुआ 0.80 माइनस 0.80 है। ठीक भैया, और ये कितना दिया माइनस का 0.76 माइनस का 0.76 देखेंगे हमारे ये कितना है 0.80। यहाँ तो कोई दिक्कत 8 तो बनी नहीं रहे 0.80। ठीक भैया, ये 0.80 और माइनस माइनस से कितना जो प्लस 0.76। अब हम इसे ऐड कर देंगे 0 पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे देखो 0.80 प्लस 0.76 तो ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा हमारा। ये आ जाएगा हमारा 156 आ गया। कहीं यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद, तो यहाँ पर कितना 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। कितने अंक पर लग जाएगा 2 अंक पर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आंसर हमारा ई नॉट सेल, ये हमारा ई नॉट सेल का आंसर आ जाएगा 1.56। ठीक भैया, और हमारे अब देखेंगे हमारा ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है ना, ये चौथे नंबर का जो हम हल करते थे अभी ये बचे हैं, इसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। देखो भैया, अब इसमें जो इसका एक पार्ट ये बचा है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता को स्पष्ट कीजिए, यानी अभिक्रिया तथा कोटि में आणविकता स्पष्ट कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है हम लिखेंगे नहीं, ऐसे बता रहे। देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारी अणुओं की संख्या होती है वो अभिक्रिया की क्या होती है, आणविकता होती है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी तथा उत्पाद की जो सांद्रता का योग होता है, योग को ही तो हम कोटि कहते हैं, उसकी सांद्रता के योग को कहते हैं हम कोटि। जो आणविकता है, जो कोटि है का एक सैद्धांतिक मान है, कोटि सैद्धांतिक मान है। इसमें लिखोगे एक तरफ की कोटि जो है हमारे एक सैद्धांतिक मान है। देखो तभी तो प्रथम कोटि का किया, द्वितीय कोटि का किया, तभी तो सिद्ध कर पाते हैं यह एक सैद्धांतिक मान है। जो आणविकता है यह एक सैद्धांतिक मान नहीं, जब यह सैद्धांतिक मान है और यह सैद्धांतिक मान नहीं है। ठीक, और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है हमारे 3 नंबर का। और लिख सकते हो कि कोटि क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 होती है। और जो आणविकता होती है भिन्न पूर्ण धनात्मक कई प्रकार की होती हैं। तो आणविकता तथा कोटि में तुम्हारा स्पष्ट हो गया कि आणविकता क्या होती है और क्या कोटि होती है। अब अगला क्वेश्चन है घ नंबर, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता हो वे डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। फिर आगे क्या है स्पष्ट कीजिए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। देखो सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनकी कक्षा में जो होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि ये इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित नहीं युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातु तथा कुछ नहीं ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो है इनके ज़्यादातर यौगिक जो होते हैं रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय आयन को दर्शाते हैं। फिर आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आगे हमारा यह क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो हमारे जो क्वेश्चन है
पहले इलेक्ट्रोड विभव का तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या होता है? ई इज इक्वल टू ई, ये है यहाँ से सूत्र देखो, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 अपॉन आर टी अपॉन आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 1 अपॉन एम एन प्लस, ये है हमारा। और यदि यहाँ पर यदि आर का मान और टी और एफ का मान रख दे तब हमारा सूत्र निकल के आता है ई इजकल टू ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग 1 लॉग कैथोड, लॉग यहाँ पर लिख लो लॉग कैथोड अपॉन एनोड, अपॉन एनोड, लॉग कैथोड अपॉन कितना हो जाएगा? एनोड, ये निकल आएगा कैथोड अपॉन एनोड, ये सूत्र निकल है। तो इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है? जो इलेक्ट्रोड विभव है, देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मोलों की संख्या के क्या है? समानुपाती है। तो मोलों की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। गैस स्थिरांक पर भी निर्भर करता है, ताप पर है जैसे कि फैराडे नियतांक है, इन पर निर्भर करता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? ये अब हमारा 5वें का नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब 5वें का हम क्या करेंगे? नंबर क्वेश्चन। नंबर क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि के अपग्रेड 99.9% पूर्ण होने में लगा समय जो है अर्ध आयुकाल का एक बटे अर्ध आयुकाल का 10 गुना होगा। यानी कह रहे हैं 99.9% जो पूर्ण होने में लगा समय है वो अर्ध आयु के 10 गुना होगा। वो किस प्रकार होगा हमें सिद्ध करके दिखाइए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे? 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, टी 99.9% पूर्ण होने में क्या लगा समय, ठीक है 2.303 अपॉन कितना हो जाएगा? के लॉग, जो प्रारंभिक सांद्रता हम कितनी लेंगे? 100 ही लेंगे। और x कितना है? क्या दिया है? 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। तो प्रारंभिक a अपॉन a माइनस एक्स होता है। सूत्र क्या होता है हमारा? a अपॉन a माइनस एक्स। तो हम यहाँ से अभी दूसरी लाइन से लगा रहे हैं। क्या हमें निकालना क्या है? 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 2.303 अपॉन में कितना? के लॉग कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 100 माइनस 99.9% पूर्ण होने में हमें समय निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो t इजिकल टू 99.9% बराबर 2.303 अपॉन कितना? के लॉग, ऊपर कितना बचेगा? 100, ऊपर कितना है? 100, 100 है ऊपर। देखो 100 में से 99.9% निकाल दिया, कितना बचेगा? 0.1 बच जाएगा। अब यहाँ से जब 0 हम हटा देंगे यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो t 99.9% बराबर 2.303 अपॉन के लॉग 10 की पावर कितनी? 3 लिख सकते हैं इसे। और लॉग में 3 पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। प्रॉपर्टी तो जानते होगे। t इजिकल टू 99.9% बराबर 2.303 अपॉन के, ये क्या आ जाएगा आगे? इंटू लॉग 10। लॉग 10 का मान कितना हम जानते हैं? 1 होता है। ये हो जाएगा हमारा 99.9% 2.303 अपॉन के, प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा इंटू लॉग 10। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब हम क्वेश्चन जो है हमारा आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। कह रहा है कि अर्ध आयुकाल का 10 गुना होगा। जब ये हम दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे कि अर्ध आयुकाल की फॉर्म में अर्ध आयुकाल बराबर कहता है 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2। ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, हम क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, देखो समीकरण 1 व 2 के हम भाग करे जा रहे हैं। ये देखो भाग हो गई, ये ऊपर ये नीचे। समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर देखो यहाँ पर ये भी समान है, यहाँ पर ये भी समान है। समीकरण 1 व 2 का हम भाग कर दिया तो ये से समान ये कट जाएंगे दोनों। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कितना बचेगा? देखो ये बचा हमारा t 99.9% अपॉन, दिख नहीं रहा, ठीक, t देखो ऊपर क्या बचा? 99.9% अपॉन टी हाफ बराबर ऊपर कितना हमारे यहाँ पर बचा? 3। यहाँ देखिए यहाँ जो हमारा कितना 3 ही तो बचा है। लॉग 10 का तो मान 1 ही हो जाएगा। ऊपर 3 बचा और नीचे कितना बचा है? लॉग 2। लॉग 2 का मान कितना होता है? 0.3। ठीक, अब ये हम यहाँ पर ऊपर 0 बढ़ा देंगे। 3 एकम 3, 3 दाम 30। अब ये क्या है? भाग में है, ये इधर गुणे में भेज देंगे। यानी t 99.9% बराबर 10 इंटू
हाफ टी। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है अर्ध आयुकाल के 10 गुना होगा। यही तो हमसे कह रहे थे सिद्ध करने। देखिए इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु के 10 गुना होगा। और देख लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछ रहे हैं। ये भी देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, CrCl2 और EN। देखो EN क्या है, एथिलीन डाई एमीन इसे कहते हैं। देखो इसे कहेंगे एथिलीन डाई एमीन क्रोमेट क्लोराइड। और ये कितना हो जाएगा, सेकेंड क्लोराइडो। इसके ऐसे नाम लिखे जाएंगे। इसका जैसे मान लीजिए ये है, जैसे ये क्या है, ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, यहाँ पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम देखो पोटेशियम कहोगे, और मेथ एथ देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा। ऐसे इसके नाम लिखोगे, इसके नाम तो लिख लोगे, ये तो इजी पढ़ेंगे। आगे क्या दिया है हमारा कि ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण दीजिए। अगर ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल तथा सैकरिक अम्ल बनाने की कोई विधि बताइए। ग्लूकोज से ऐसा कोई हो जो ग्लूकोनिक अम्ल बने और सैकरिक अम्ल बने। और ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक व सैकरिक अम्ल बनाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, पहले ग्लूकोज से कोई 2 बनाने के हम रासायनिक समीकरण दे रहे हैं। देखो CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हमारा कहाँ है। तो हम जो इसकी रिएक्शन करते किससे, पहले 2 रासायनिक समीकरण दे रहे हैं, इसकी रिएक्शन जो हम करते HI से। तो यहाँ पर हमारा बनेगा CH3 CH2 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 CH3, ये बनेगा N हेक्सेन, इसे कहते हैं N हेक्सेन। ये हमारा N हेक्सेन बन जाएगा। एक और रासायनिक समीकरण दे, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल और सैकरिक अम्ल बनाते हैं। देखो CHO, ग्लूकोज से 2 रासायनिक समीकरण देनी है ना हमें, CH2OH। अब यदि इसकी हम रिएक्शन किससे कर दें, इसकी रिएक्शन जो हम कर दे 2 CuO से, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, COOH, CHOH का होल 4 CH2OH प्लस ये बन जाएगा हमारा बाहर Cu2O। क्या बन जाएगा, Cu2O। ठीक, ये बन जाएगा हमारा ग्लूकोनिक अम्ल। ये हमारी रासायनिक समीकरण हो गई। अब हम ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल और सैकरिक अम्ल बना रहे हैं। देखो ये हमारा क्या है, CHOH का होल 4, देख लीजिए दिखना ही होगा। देखो CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की हम रिएक्शन किससे करा दें, Ag2O से। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोनिक अम्ल हमारा बनना है। कह रहे हैं ग्लूकोज से हमें ग्लूकोनिक अम्ल और सैकरिक अम्ल बनाना है। तो ये हमारा क्या बन गया, CHOH का CH2OH ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। तो ग्लूकोनिक अम्ल बन गया प्लस 2 Ag बाहर निकल गए, ये हमारा क्या बन गया, ग्लूकोनिक। अब कह रहे ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल बनाइए। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल व सैकरिक अम्ल बनाना है। देखो CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं HNO3 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा OH इंटू NO2 नहीं COOH, ये बन जाएगा CHOH का होल 4 CH2OH प्लस में कुछ नहीं निकलेगा, ये बनेगा हमारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दिख नहीं रहे क्वेश्चन अब दिखेंगे, देखिए अब दिख रहे होंगे स्पष्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे।
अब हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि कह रहे हैं कि सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण स्पष्ट कीजिए। देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन निम्नलिखित से कैसे रिएक्शन करती है, फिनॉल, टालविन और डाइफेनिल। पहले करें सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा, हमें सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा बताना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बता रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा पहले हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। तो कुछ सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा जो क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्या है सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्या है N2Cl। ये इसकी रिएक्शन जब हम कर देंगे NaNO2 और किससे NaNO2 से HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, देखो बहुत गौर से समझना। देखो ये वाला H और Cl बाहर क्या निकल जाएगा, HCl कोई दिक्कत, और ये वाला N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस क्या आ जाएगी, उड़ जाएगी, प्लस ये वाला Cl यहाँ पर लग जाएगा। ये क्या बन गया हमारा सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भाई होगी ना, सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बन गया। अब क्या कह रहे हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन तो आपने बना दी। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन से हमें फिनाल और टालविन और डाइफेनिल प्राप्त करके दिखाइए। हम क्लोरोबेंजीन के द्वारा, हमारे पास जैसे क्लोरोबेंजीन है ना, हम क्लोरोबेंजीन के द्वारा हम फिनाल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की हम NaOH से 623 केल्विन ताप 300 एटमॉस्फेरिक दाब पर जब रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट हमारा क्या बनता है, फिनाल। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से हमने फिनाल बनाया। अब कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन से फिनाल तो बनाए, अब डाइफेनिल बना के दिखाइए यही क्लोरोबेंजीन से ही। तो हम भैया क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करा दी, 2Na के साथ, प्लस फिर क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, क्या बन गया, ये क्या, हमने हेलोरिन लिया, फिर उसकी 2Na के साथ रिएक्शन, फिर हेलोरिन। अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ बीच में क्या लेंगे, शुष्क ईथर। यहाँ पर क्या बनेगा शुष्क, देखो 2NaCl, गौर से देखना, ये 2NaCl जो है ना ये बाहर निकल जाएंगे हमारे, माइनस के 2NaCl, और ये क्या है, दो संरचनाएं तो केवल बचेंगी, यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगे दोनों संरचनाएं हमारी। ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन द्वारा डाइफेनिल, ये क्लोरोबेंजीन द्वारा डाइफेनिल। अब क्या कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन द्वारा डाइफेनिल, और एक रिएक्शन और बताने, क्लोरोबेंजीन द्वारा तुमने डाइफेनिल तो बनाया, अब टालविन बनाओ क्लोरोबेंजीन द्वारा। देखो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत, ये क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब क्लोरोबेंजीन से हमें 2Na के साथ रिएक्शन कराना है, और हमें बनाना क्या है, टालविन बनाना है, तो हम हेलोल्केन ले लेंगे। देखो हेलोरिन प्लस 2Na के साथ रिएक्शन और हेलोल्केन के साथ, और ये किसके साथ होगी, शुष्क ईथर। तो यहाँ पर कितने, 2Cl हैं और 2Na, तो बाहर कितना निकल जाएंगे, माइनस के 2NaCl, ये हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर बचेगा क्या, गौर से देखिए ना क्या बचेगा, दुर्घटना घटी। देखो ये तो 2NaCl निकल के केवल CH3 बच गया, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टालुइन। क्लोरोबेंजीन द्वारा हमने टालुइन भी बना दिया। अब ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये छठा नंबर भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हमें ये अथवा में एक दिया है कि कह रहे हैं पाली हेलोजन यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब हमने ऊपर वाला कर लिया तो क्या लिखेंगे, पाली हेलोजन में यहाँ मतलब हेलोजन पहले एक पर जोड़ो फिर दो पर जोड़ो, ये देख लेना आप लोग। हमने एक ऊपर का क्वेश्चन कर दिया है। फिर क्या है, फिनाल बनाने की विधि तथा निम्नलिखित से अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। हमें फिनाल बनाने की विधि देना है, फिनाल कैसे बनेगा, और उनकी फिनाल थे, इनकी सबसे रासायनिक समीकरण पहले HNO3 से, ब्रोमीनी जल से और जिंक चून से। फिनाल कैसे बनेगा हमारा, देखो एक तो हमने अभी देखा था कि फिनाल जिसे हमें बनाना है तो हमें हेलोल्केन से यदि हम रिएक्शन करा दे 300 एटमॉस्फेरिक दाब पर और 623 केल्विन ताप पर NaOH से, तो हमारा क्या बन जाता है, फिनाल बन जाता है ना। अभी हमने ये देखी रिएक्शन। तो अब क्या कह रहे हैं, हमने फिनाल बना लिया। अब क्या कह रहे हैं कि फिनाल तो बना लिया आपने, अब फिनाल से HNO3 के साथ और ब्रोमीन जल के साथ और जिंक के साथ रिएक्शन करके दिखाइए। आप फिनाल तो आपने बना ही लिया ना, अब कह रहे हैं फिनाल की रिएक्शन कराइए। अब किससे जिससे हम बताएं, तो कह रहे हैं फिनाल की रिएक्शन किससे आप कराओगे, तो पहले बताएं फिनाल की रिएक्शन HNO3 से।
HNO3 से, वो भी कैसे, सांद्र HNO3 से। और सांद्र HNO3 से जब तो आप रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर यूँ बनेगा कि फिनॉल NO2 यहाँ पर NO2, ये बन जाएगा तुम्हारा पिक्रिक अम्ल, ये बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। फिनाल के द्वारा जब HNO3 के साथ रिएक्शन होगी उस सांद्र के साथ, तो ये पिक्रिक अम्ल आपका बन जाएगा। और प्लस 3 बाहर निकल जाएंगे, H क्या निकल जाएंगे, 3H2O, बाहर 3H2O निकल जाएंगे। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, अब कह रहे हैं फिनाल द्वारा आपने, अब फिनाल की हमने HNO3 के साथ रिएक्शन करें या ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे फिनाल की रिएक्शन। अब देखिए आप, फिनाल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास फिनाल। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ब्रोमीन जल के साथ। ये हमने फिनाल ले लिया और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Br2 जल के साथ। देखो फिनाल की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो भाई हमने देखा था कि क्या बनता है, ट्राई ब्रोमो फिनाल बनेगा हमारा। क्या बनेगा यहाँ पर, ट्राई ब्रोमो फिनाल। यहाँ पर Br लगेगा, यहाँ पर Br लगेगा, यहाँ पर Br लगेगा, और ये बाकी ये फिनाल तो है ही, ये बनेगा ट्राई ब्रोमो फिनाल प्लस 3H2O बाहर निकल जाएंगे, ये 3H Br लोगे तो ठीक भैया। देखो 3 Br है, 3 Br जुड़ गए और बाकी तो फिनाल है ही, और 3H2O निकल जाएंगे कि यहाँ पर से एक H, यहाँ पर से एक H, यहाँ पर से एक 3H और OH2O निकल जाएंगे। ठीक, अब कह रहे हैं कि फिनाल की रिएक्शन अब तुम जिंक के साथ कराइए। अब फिनाल की रिएक्शन हमें कराना है किसके साथ, जिंक चूर्ण के साथ। अब जब फिनाल की रिएक्शन जिंक चूर्ण के साथ करें तो ZnO, ये हमारा बन जाएगा ZnO प्लस बेंजीन। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा ZnO, बचा क्या बेंजीन, ये हमारा बेंजीन बन जाएगा जब फिनाल की रिएक्शन हम जिंक चूर्ण के साथ। तो ये भी हमारा रिएक्शन हो गया। अब ये देख लीजिए हमारा छठा नंबर हमने क्वेश्चन किया, तो हमने अपना पूरा पेपर क्या कर लिया, हल कर लिया, छठे का खा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या नहीं बचे, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है हमारा अथवा में है। अथवा के क्वेश्चन अब आपको हम दिखा दे रहे हैं, अब खुद कर लोगे। देखो क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं एनीसोल का रासायनिक समीकरण देते हुए एसिटिल क्लोराइड बनाइए, हाइड्रोजन आयोडाइड और H2SO4 तथा इनसे रिएक्शन कराइए। एनीसोल की रिएक्शन करानी है हमको। फिर आगे देखने कोई क्वेश्चन दिए हैं क्या, अभी दिया हो, एक और है, 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 7वें नंबर में क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो एक कह रहे हैं कि बेंजल डाइहाइड का संरचना सूत्र तथा बेंजल डाइहाइड से NH2 की रिएक्शन, टालिन अपकर्मक की रिएक्शन HNO3 की व H2SO4 व NaOH की, ये तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। या ये आपको ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो ये आप क्या इसका IPSC नाम और ये सब लिखिए, तो इससे सही आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए और ये वाला भी आप देख लेना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, बेंजल डाइहाइड का हमें, देखो बेंजल डाइहाइड का हमें संरचना सूत्र बनाना है। तो अभी देखना हमने CH C कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। H यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा H, ये OH H, यहाँ पर तीसरे नंबर पर लगेगा हमारा OH, और बाकी सब इधर ही OH लगेंगे, OH H और H। ये हमारा बेंजल डाइहाइड का सूत्र बन गया। अब कह रहे हैं बेंजल डाइहाइड का सूत्र तो आपने बना लिया, अब बेंजल डाइहाइड की NH2 से रिएक्शन कराइए हाइड्रोजन से। देखो अभी हमने कराई थी कि CH3 बेंजल डाइहाइड का मतलब कोई एल्डिहाइड समूह से रिएक्शन कराइए हाइड्रोजन की। तो अभी हमने कराई थी ना एल्डिहाइड समूह, तो ही है जो इसे हम एल्डिहाइड समूह से, तो कीटोन समूह से करा रहे हैं, हमें एल्डिहाइड समूह से करानी है। देखो एल्डिहाइड समूह से कैसे रिएक्शन कराएंगे हम, यहाँ देखिए CH3H C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब हम किससे कराएंगे, NH2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे। जब NH2 से इसकी रिएक्शन, देखो ऊपर कितना है हमारा CH3, यहाँ पर कितना आ जाएगा CH2, और ये कितना CH2 और H, ये कितना हो जाएगा CH3। तो एल्केन बनता है। जब एल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर,
एल्केन बन जाएगा हमारा। अब क्या करें, एल्डिहाइड की इससे रिएक्शन कराई, अभी ही हमने रिएक्शन कराई थी एल्डिहाइड की HNO3 के साथ, जब हमने वो अम्ल बनाया था। कौन सा अम्ल बनाया था हमने? ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, सॉरी ग्लूकोनिक अम्ल बनाया था हमने। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब करें प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने के समीकरण दीजिए। अब प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने का समीकरण दीजिए, तो ये रिएक्शन कर लीजिए, तो फिर ये कह लीजिए कि एनिलीन पर संचित टिप्पणी कार्बिलेमिन हाफमान ब्रोमोमेट एसिटिलीन। ये नेमिंग रिएक्शन 3 पूछी गई है। कार्बिलेमिन अभिक्रिया क्या होती है? देखो कहते हैं कि CH3 NH2 की रिएक्शन कहते हैं हम CH Cl3, ठीक, प्लस इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? CHCl3 प्लस Br2 से, CHCl3 प्लस 3KOOH के साथ। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? CH3NC एथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये बन जाएगा। और हमारे क्या है कि कार्बिलेमिन अभिक्रिया, अब हाफमान ब्रोमोमेट अभिक्रिया करना है CH3CONH2, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे? Br2 से, प्लस 4KOH। ये है हमारा हाफमान ब्रोमोमेट रिएक्शन। ये क्या है? हमारी हाफमान ब्रोमोमेट अभिक्रिया। ये करना है CH3NH2 K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, ये हमारा आ जाएंगे 2H2O। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन है। आशा है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पूरा पेपर हमने अच्छे से सॉल्व कराया है।